हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की आरटीआई से प्राप्त कॉपी की आंसर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि कल के वीडियो में भी हमने आप लोगों के साथ 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 का एक प्रश्न जो कि आरटीआई के माध्यम से बीपीएससी ऑफिस से मंगाई गई थी उसे डिस्कस किया था। लेकिन कल का जो हमारा सेक्शन था वह जीएस पेपर 1 से संबंधित था, यानी इंडियन हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया था। और आज के जो हम आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा वह टॉपिक जीएस पेपर 2 से संबंधित है, यानी कि जीएस पेपर 2, जिसमें मुख्य रूप से मैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करूंगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं और वह हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कल के हमारे वीडियो को भी अवश्य देखें, क्योंकि कल का और आज का जो हमारे वीडियो है यह दोनों 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन दोनों वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिखनी चाहिए, है ना, और किस प्रकार से जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं वे किस प्रकार से अपने आंसर को लिखते हैं। खासकर हिंदी माध्यम के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है कि किस प्रकार से संतुलित एवं स्पष्ट आंसर को लिखा जाए ताकि अच्छे से मार्क्स की प्राप्ति हो सके। तो आज का हमारा वीडियो जो है वह टॉपिक शुरू करते हैं। आज के वीडियो के रूप में मैं 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूं। आज का जो प्रश्न है वह है, वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। देखिए, यहाँ पर प्रश्न 2 सेक्शन में है। पहला सेक्शन है कि इसकी प्रमुख समस्याओं पर सुझाव देना है और इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं इस पर सुझाव देना है। यह क्वेश्चन का फर्स्ट सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है कि भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। तो इस प्रकार से पहला सेक्शन 19 मार्क्स का और दूसरा सेक्शन 19 मार्क्स का है। आपको दोनों सेक्शन पर काफ़ी बैलेंस तरीके से आपको आंसर लिखना है, तभी आप अच्छे मार्क्स की प्राप्ति कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या आंसर लिखा हुआ है और जो भी कॉपी मंगाई गई है उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन काफ़ी संक्षेप में होना चाहिए और यहाँ भी आप देखिए किस प्रकार से इंट्रोडक्शन काफ़ी यहाँ संक्षेप में लिखा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आर्थिक विकास का मुख्य सूचक कृषि है। यहाँ की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में हमें कृषि आधारित उद्योगों को आधार बनाकर हमारी अपनी विकास प्रक्रिया को सुदृढ़ करनी चाहिए या विकास प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि इंट्रोडक्शन, चूंकि प्रश्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर की प्रमुख समस्याएं, उन्हें दूर करने के उपाय, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से संबंधित है। तो इंट्रोडक्शन में हमने दिया कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है, यहाँ कितने प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या इंपॉर्टेंस है। और हमने लास्ट में लिखा है, चूंकि इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप आंसर में क्या लिखने जा रहे हो इसकी एक झलक वहाँ दिखनी चाहिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें कृषि आधारित उद्योगों को आधार बनाकर अपनी विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करनी चाहिए। अब आते हैं प्रश्न पर। जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या समस्याएं हैं, ठीक है। संक्षेप में लिखा कि भारतीयों को आजीविका के मुख्य साधन कृषि के होते हुए भी यहाँ कृषिगत संबंधी अनेक समस्याएं विद्यमान है। यानी कि भारतीय जो लोग हैं उनकी आजीविका का जो मुख्य साधन है वह क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इसके बावजूद भी देखा जाए यहाँ की निस्संदेह 60%, 70% से अधिक जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। इसके बाद भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अनेक प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में विद्यमान हैं। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसे देखिए।
हमने लिखा कृषि संबंधी प्राकृतिक समस्या। समस्या भी कई तरह की समस्याएं होंगी, जैसे एक ट्रेडिशनल समस्या हो सकती है कि आधुनिकीकरण की समस्या है, जोत का आकार हमारा छोटा है। तो इस प्रकार से हमने लिखा है कृषि संबंधी प्राकृतिक समस्याएं। प्राकृतिक समस्याएं कौन कौन सी है? मानसून की अनिश्चितता। मानसून की अनिश्चितता कैसे है? वर्षा होगी नहीं होगी, यहाँ के किसान इसी चिंता में पड़े रहते हैं। अगर वे फसल की बुआई करते हैं तो वे चिंतित रहते हैं कि कब वर्षा होगी। जहाँ पर सिंचाई के कम साधन उपलब्ध हैं वहाँ पर भारतीय कृषि जो है वह मानसून पर आधारित है ना। तो इसीलिए विगत वर्षों में प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्या भारतीय कृषि एक मानसूनी एक जुआ का कार्य है, जुआ की तरह है, या फिर भारतीय कृषि पूरी तरह मानसून पर आधारित है? तो निस्संदेह भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या है कि मानसून की अनिश्चितता यहाँ देखने को मिलती है। मृदा की लवणीयता, यहाँ की मृदा जो है उसमें लवण की मात्रा अधिक है, और अगर लवण की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर कम उपज होगी, उत्पादकता की जो दर होगी वह निम्न होगी। प्राकृतिक आपदाएं समस्या है। कैसे प्राकृतिक आपदाएं? बाढ़, सूखा जैसी समस्या हैं। भारत में ही अगर आप देखेंगे तो एक ही वर्ष में एक ही समय पर भारत के एक क्षेत्र में अगर सूखा पड़ रहा होगा तो दूसरे क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति विद्यमान होगी। तो इस प्रकार से यह अनिश्चितता है या प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे कृषि के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कृषि की वह प्राकृतिक समस्याएं थी। अब देखते हैं क्या है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं मतलब वैसी समस्याएं जो हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, समाज के लोगों से जुड़ी हुई है, हमारे सोशल बिहेवियर से जुड़ी हुई है। अशिक्षा सबसे बड़ी समस्या है। अगर किसान जो है वो अशिक्षित होंगे तो ये आधुनिक पद्धति से किस प्रकार खेती कर पाएंगे? तो यह समस्या है ना। तो अशिक्षा एक सबसे बड़ी समस्या है। अदृश्य बेरोजगारी समस्या है। एक खेत में अगर मान लेते हैं कि 1 एकड़ किसी किसान के पास जमीन है, ठीक है, और 1 एकड़ जमीन की खेती करने के लिए उसमें मान लेते हैं कि 10 लोग लगे हुए, एक ही परिवार के हैं, है ना, संयुक्त परिवार है और 10 लोग हैं उसमें अगर, तो सभी 10 लोग जो हैं वह उसी 1 एकड़ की खेती करने में लगे हुए हैं। अगर 5 लोगों से भी यहाँ काम चल सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी 10 लोग उसी काम को निपटाने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अदृश्य बेरोजगारी है। ऐसी बेरोजगारी जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि 10 लोग हैं तो घर पे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अगर वे नहीं भी रहते तो भी काम सुचारू रूप से संचालित हो सकती थी, 5 लोग से भी वह काम हो सकता था। तो ऐसी स्थिति की जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अब गांव में अक्सर देखते होंगे कि गांव में अदृश्य बेरोजगारी की जो स्थिति है वह विद्यमान होती है। आजीविका हेतु सिर्फ कृषि पर निर्भर होते हैं। यहाँ की जो किसान हैं, खासकर अगर देखा जाए तो यूपी के जो किसान हैं, बिहार के जो किसान हैं, वहाँ के जो किसान हैं वो आजीविका हेतु सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर होते हैं। यहाँ की जो जीवन निर्वाह का मुख्य साधन ही कृषि है। बुआई करते हैं, उसकी फसल उपजाऊ होता है, फसल उपज जाता है, उसकी कटाई करते हैं, है ना, फसल तैयार होता है, तो उस प्रकार से वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। वो फसल अगर मंडी में बेचेंगे तो 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये की आय की प्राप्ति होगी। तो वह जो होगी वह आजीविका हेतु जो है वह कृषि ही एकमात्र साधन है। इसके अलावा परंपरागत कृषि एक प्रमुख समस्या है, हमने डिस्कस किया। परंपरागत कृषि कैसे? जोत का आकार छोटा है। एक ही आप देखेंगे कि एक संयुक्त परिवार अगर उसके पास 1 एकड़ की ज़मीन है और संयुक्त परिवार में 2 भाई 3 भाई हैं, अगर तीनों भाई अलग अलग रहना प्रारंभ करते हैं, अलग अलग खेती प्रारंभ करते हैं, तो 1 एकड़ की जो ज़मीन है उसे 3 भागों में 4 भागों में डिवाइड करना होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक तो उपज कम जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 1 एकड़ की ज़मीन थी, एक जगह पे ज़मीन होती तो सिंचाई की व्यवस्था आसानी से हो जाती, ठीक है, वहाँ पर मोटर फिट कर दिया जाता तो उसे पटवन के माध्यम से सिंचाई कराई जा सकती थी। लेकिन जोत का आकार छोटा हो गया, 1 एकड़ की जमीन को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। इसके कारण क्या हुआ? सिंचाई की अलग अलग सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी, तो सिंचाई की समस्या होगी। सभी मिलजुल कर पहले खेती करते थे, तो अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से अलग तरीके से करना होगा। इसके अलावा परंपरागत कृषि में क्या है? कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है। अब जहाँ ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, तो इस समय में भी क्या सिंचाई की व्यवस्था है? मोटर सिंचाई की व्यवस्था है। सिंचाई की व्यवस्था तो इस प्रकार से अभी भी जो है वो हल से जुताई की जाती है, जबकि आधुनिक कृषि जो है उसमें क्या होना चाहिए? ट्रैक्टर का यूज करने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर खेत की जो
मिट्टी उड़ेलने का काम है वह ट्रैक्टर के माध्यम से कराई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जोत का आकार छोटा होना भी एक समस्या है, क्योंकि अगर जैसे हमने बताया कि 1 एकड़ की ज़मीन किसी के पास है, तो बड़ी ज़मीनें अगर होगी, ज़मीन जोत का आकार बड़ा होगा, तो वहाँ पर ट्रैक्टर है ना, या फिर थ्रेसर जैसे बड़े बड़े मशीनों का हम यूज कर सकते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए। तो इस प्रकार से परंपरागत कृषि भी कृषि संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। प्रशासनिक समस्याएं क्या क्या, देखिए आप किस प्रकार से यहाँ अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। प्राकृतिक समस्या, सामाजिक समस्या, प्रशासनिक समस्याएं, इसे पॉइंट अलग अलग बताया गया है। भू वितरण प्रणाली की असफलता है, भ्रष्टाचार समस्या है, नौकरशाही जटिलता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कई सारी प्रशासनिक समस्याएं भी यहाँ की विद्यमान है। इन समस्याओं के अतिरिक्त कृषि संबंधी अनेक समस्याएं हैं। कई समस्याएं हमने ऊपर डिस्कस किया, लेकिन इसके बावजूद कृषि सुधार हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार नहीं चाहती, वह सिर्फ रोड मैप बनाने पर फोकस करती है। सरकार का मुख्य फोकस अगर योजनाओं के क्रियान्वयन पर हो सके तो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सकती है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार सोचती है कि जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं उसे चलने दिया जाए। सरकार में सुधार लाने की जो इच्छा शक्ति है उसका अभाव देखने को मिलता है। कृषि के लिए पुरानी तकनीक विद्यमान है, मानसून पर निर्भरता है। अगर सरकार चाहे तो सिंचाई की व्यवस्था कर सकती है ना। तो इस प्रकार से कई सारे इनिशिएटिव सरकार को उठाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में कई सारी समस्याएं बनी हुई हैं। समस्याओं का हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात हमने यहाँ संक्षेप में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात कृषि संबंधी कार्य किए गए हैं। कृषि सुधार हेतु स्वतंत्रता के पश्चात अनेक कार्य किए गए। 1960 के दशक में हरित क्रांति अपनाई गई, गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, लेकिन इसका भी प्रभाव अगर देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों पर पड़ा है। हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। अभी जो बड़े बड़े किसान जो कृषि कानून के खिलाफ जो विरोध कर रहे हैं, उसमें सीमांत किसान आप देखेंगे कि उनकी जनसंख्या बहुत कम होगी विरोध करने वालों में। बड़े बड़े किसानों की संख्या उनमें अधिक है। कारण यह है कि बड़े जो किसान हैं उनकी जो वो खेती करते हैं, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। तो एमएसपी जैसे कानून है, मंडी जैसी व्यवस्था है, उससे वो ज़्यादा स्तर पर प्रभावित होते हैं बजाय छोटे और सीमांत किसान जो है। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव सीमित क्षेत्रों में देखने को मिला है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इस सुधार के कार्यक्रम से अछूते रहे हैं। बिहार, यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बेल्ट अगर देखा जाए तो कृषि के संबंध में जो सुधार हुए, हरित क्रांति के जो उस समय लाई गई थी, उससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसा बेल्ट अछूता रहा था। जबकि दक्षिण पश्चिम भारत में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसका भौगोलिक अवस्थिति, राजनीतिक प्रतिबद्धता, भू सुधार कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन आदि इसके महत्वपूर्ण कारण थे। अब है कि आखिर कौन कौन से हम ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिसे अपनाकर भारत सरकार, बिहार सरकार अपने एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकती है। तो पहला सुझाव यही है कि चूंकि हरित क्रांति का जो असर हुआ है वह कुछ क्षेत्रों पर हुआ है, तो प्रथम हरित क्रांति से वंचित क्षेत्रों के लिए द्वितीय हरित क्रांति की वहाँ पर शुरुआत की जानी चाहिए। वैसे क्षेत्र, पूर्वी भारत का क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र जो हरित क्रांति के सुधार कार्यक्रम से दूर रहा था, वहाँ पर नए सिरे से हरित क्रांति की शुरुआत की जानी चाहिए। और क्या किया जाना चाहिए? कृषि का विविधीकरण किया जाना चाहिए। विविधीकरण का क्या मतलब हुआ? विविधीकरण का मतलब हो गया कि कई प्रकार के फसलों का उपजाना, यह कृषि का विविधीकरण है। आप सिर्फ रबी के समय में आप सिर्फ गेहूं की बुआई नहीं कर सकते, आप सिर्फ खरीफ के समय धान की बुआई नहीं कर सकते। इसके अलावा भी आपको कई तरीके के, मक्का की हो गई, मूंग है, चना है, अरहर दाल जैसे कई फसलों का भी एक साथ उत्पादन। तो यह है कृषि का विविधीकरण करना, इसके क्षेत्र को व्यापक बनाना। कृषि सह मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे क्षेत्रों पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते एग्जाम्पल से आप समझिए, किसी किसान के पास 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन में अगर वह
तालाब जैसी व्यवस्था कर देता है तो वहाँ पर एक बार अगर मछली के जो वहाँ पे बीज बुआई करेगा तो 8 से 10 महीने तैयार होने में लगते हैं, और व्यापक स्तर पर करे तो बहुत बड़े स्तर पर उसे इनकम की प्राप्ति हो सकती है। तो तालाब जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है, या फिर ग्रामीण स्तर पर पशुपालन की व्यवस्था किए जा सकते हैं, है ना, डेयरी उद्योग ये सब को स्थापित किया जा सकता है। तो कृषि के साथ साथ किसानों को ग्रामीण स्तर पर ऐसे कार्यक्रम शुरू करने के लिए बढ़ावा देनी चाहिए। कृषि का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई हमने अभी डिस्कस किया। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई क्या, अभी जब आप सिंचाई करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आप अक्सर देखते होंगे तो जहाँ पर पंप जहाँ से लगाया हुआ है और जहाँ पर आपकी खेत है वहाँ पर जो सिंचाई की व्यवस्था है, तो कई जगह आप देखते होंगे कि पानी बाहर गिरते हुए जा रहा है, खेत में पानी जा रहा है वहाँ पे, तो इससे क्या होता है, जल की बर्बादी होती है। तो अगर ड्रिप सिंचाई की सुविधा होगी, स्प्रिंकल सिंचाई की सुविधा होगी, तो या तो फसल की जड़ों तक डायरेक्ट वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होगी, या फिर उसे फुहारा देकर स्प्रिंकल सिंचाई के जरिए वहां पर सिंचाई की जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था को अपनाया जाए तो कृषि में आधुनिकीकरण लाई जा सकती है, और इसमें हमारी इजराइल की तकनीक मददगार हो सकती है। हाल ही में अगर आप एग्जाम्पल देखें, चूंकि यह 2019 में इसका मेंस एग्जाम हुआ था, तो यह पुरानी थोड़ी सी हो गई है, आप नए स्कीम को शामिल कर सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के विकास के लिए, बुलंदशहर या बुंदेलखंड आप कंफर्म हो लेंगे, वहाँ पर इजराइल के साथ समझौता किया गया है कृषि स्तर में व्यवस्था में सुधार के लिए। तो इस प्रकार के वहाँ पे तकनीक अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्या है, पारिस्थितिकी अनुकूल कृषि का विकास किया जाना चाहिए तथा रासायनिक व जैविक उर्वरक के मध्य संतुलन बनाया जाना चाहिए। ठीक है, रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक दोनों के मध्य समन्वय, ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें, इससे क्या होगा, हमारे फसल की जो गुणवत्ता है वह प्रभावित होगी। जैविक उर्वरक पर सिर्फ जैविक उर्वरक को बढ़ावा देना यह एक महंगी साबित होती है, इसकी लागत थोड़ी महंगी है, तो इस प्रकार से समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए। तो प्रश्न का हमने फर्स्ट सेक्शन पर हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न का दूसरा सेक्शन था कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, कार्यक्रम की चर्चा करना था। मृदा की गुणवत्ता की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ योजनाएं, यह है योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया। दूसरा है कृषि को बाजार से जोड़ने के लिए ई नाम की शुरुआत की गई। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए यंत्रीकरण, सहकारी व्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड पार्क आदि की स्थापना पर बल दिया गया है। अगर आज का पेपर पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे बिहार में इथेनॉल के प्रोडक्शन पर बढ़ावा दिया जाएगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं किसानों की आय दुगनी होगी। तो आप करेंट अपडेट करते रहिए, हो सकता है कि इसमें कुछ पुराने स्कीम भी शामिल हो, क्योंकि 2 वर्ष पुरानी कॉपी है यह, और इसीलिए आप इसमें स्कीम को शामिल कर सकते हैं। वन ड्रॉप मोर क्रॉप को चरितार्थ करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई बीमा योजना की शुरुआत की गई है। कृषि सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र, इस प्रकार से आप देखें जैम जो प्रोग्राम है वह इसी पर आधारित है ना। आपको सब्सिडी देगी, आप गैस सब्सिडी आप देखते होंगे, कृषि सब्सिडी, तो अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाएगा। जो भ्रष्टाचार की भेंट पहले चली जाती थी तो अब वे नहीं जाएगी, अब डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। तो यह है भारत सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। अगर चूंकि आप बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा दे रहे हैं, बिहार की कमीशन का परीक्षा दे रहे हैं, तो बिहार सरकार की इनिशिएटिव को शामिल करना आप ना भूलें। मैं भी पहले जो भी मॉडल आंसर डिस्कस किया था उसमें बिहार सरकार की इनिशिएटिव को हर बार मैंने डिस्कस किया है। बिहार सरकार द्वारा इस दिशा में तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 2020 ईस्वी का अपनाकर फसल उत्पादन के साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि पर बल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में यहाँ डिस्कस कर लिया। इस तरह यह कहा जा सकता है कि भारत में कृषि संबंधी अनेक प्राकृतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, सामाजिक समस्याएं विद्यमान हैं जिनका निराकरण करना चाहिए तथा सरकार इस दिशा में कार्यरत है। यहाँ भी आप देखेंगे कि मार्क्स मिले हैं वह 22 मार्क्स मिले हैं। ये चूँकि निष्कर्ष ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह समय की कमी होगी, तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष जल्दी में लिखा हुआ है।
तो आप यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से, चूंकि यह हमारा लाने का जो हमारा मकसद है ये इस सीरीज को, वह यह मकसद नहीं है कि आप यही प्रश्न का उत्तर, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप यही डायरेक्ट लिखें। मेरा लाने का मकसद है कि जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो कई प्रकार के प्रेशर आप फील करेंगे। एक तो आपको 18 से 20 मिनट के अंदर अंदर इन सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। मतलब आप इतने प्रेशर में होंगे कि उस समय आपके पास पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे। तो हो सकता है आप इसकी लगातार अभी से प्रैक्टिस करते रहें। इतने प्रेशर के बावजूद भी इतने अच्छे आंसर राइटिंग आपको निस्संदेह बेहतर मार्क्स लाने में आपको मदद करेगी। तो आप डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। ये 2 आंसर हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों आंसर से आप सभी जरूर लाभान्वित होंगे और किस प्रकार से एग्जामिनेशन में अपनी आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करनी है, किस प्रकार से अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करनी है, किस प्रकार से इंट्रोडक्शन को लिखनी है और आंसर लिखने का क्या पैटर्न होगा। देखिए जो वहाँ पर कॉपी मिलती है वहाँ पर 2 लाइनें खींची होगी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इन दोनों साइड में आपको आंसर नहीं लिखनी होगी, बीच का जो पार्ट होगा वहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप लाभान्वित हुए होंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप बने रहें। शीघ्र ही एक नए वीडियो के माध्यम से कल आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।